हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत। आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 3 सेमेस्टर 5 इसका हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, इसका जो चैप्टर है स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन पंजाब। ये मॉडर्न एजुकेशन क्या है, इसको फैलाने के लिए, इसके स्प्रेड के लिए हम जो बात करते हैं दैट इज अबाउट द रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। पंजाब में अंग्रेजों का एजुकेशन के प्रसार के लिए क्या योगदान है। तो पहले जो एजुकेशन सिस्टम था भारत का, पंजाब का, वो टोटली अनऑर्गेनाइज सिस्टम था। इवन हम बहुत बात करते हैं कि हमारे देश में प्राचीन समय से जो शिक्षा है वो बहुत डेवलप हो चुकी थी, बहुत विकसित थी। उसमें अगर हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, बट आगे चल के काफ़ी हद तक एजुकेशन जो है उसका स्टैंडर्ड पुअर होने लग गया और आते आते ये देखा गया कि एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। बड़ी इनफॉर्मल सी एजुकेशन होती थी कि जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारे में जाएंगे, गुरमुखी सीखेंगे, गुरमुखी पढ़ेंगे। जो हिंदू हैं वो अपने बच्चों को मंदिर में भेजेंगे, पंडित उनको पढ़ाएंगे, और इसके अलावा मुस्लिम जो है वो मस्जिद में पढ़ने जाएंगे। या कई बार क्या है कि प्रोफेशनली जो अडॉप्ट करते थे लोग कि कोई वैद है, वैद जो क्या करता है, चिकित्सा का काम करता है, मेडिकल साइंसेस वैसे जो आजकल फॉर्मल है वो तो नहीं है उनके पास में, बट स्टिल जो पुराने समय पे जड़ी बूटियों के साथ में इलाज करते हैं वो वैद का बेटा वैद बन जाएगा। जो एक कारपेंटर है उसका बेटा आगे कारपेंटरी का काम सीख जाएगा। बट द फॉर्मल एजुकेशन, द ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन, ये एजुकेशन का कोई सेक्टर एज सच डेवलप नहीं था। तो ब्रिटिशर्स जो हैं जब उन्होंने भारत में एंटर किया, धीरे धीरे करके उन्होंने अपना आप को एक्सपैंड किया और फिर एक तरह से एक एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। जब पंजाब भी उनके अंडर आया तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, अपने ऑफिसेज इस्टेब्लिश किए। तो उनको जगह जगह पे अलग अलग काम के लिए व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी जो कि पढ़े लिखे हों और उनके काम में मदद कर सकते हों। जब पंजाब भी उनके अधीन आया तो उस समय पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पुअर था और उन्होंने पंजाब को टोटल 7 डिविजन्स के अंदर बांट दिया। डिवीजन के ऊपर उन्होंने कमिश्नर्स को अपॉइंट किया और डिविजन्स आगे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में बांटी गई। डिस्ट्रिक्ट्स जो है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिप्टी कमिश्नर होते थे। तो ये पोस्टें जो कमिश्नर की, डिप्टी कमिश्नर की, ये सारी की सारी जो हायर लेवल की पोस्ट जो हैं वो टोटली ब्रिटिशर्स को दी जाती थी। इवन पूरे भारत में अलग अलग जगह पे जहाँ कहीं भी ब्रिटिशर्स जो हैं वो राज्य करते थे तो उनको जो भी उनका स्टाफ होता था वो बाहर से बुलाना पड़ता था। बाहर मतलब इंग्लैंड से, यूरोप से बुलाना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था उनको यहाँ पे रखना और उनको पेमेंट्स करना, उनको लेबर लॉस के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो है फैसिलिटीज़ देना। तो धीरे धीरे ये ऐसे लगने लग गया कि जैसे जैसे भारत में एक्सपेंशन हो रहा था, ब्रिटिश एम्पायर जो बढ़ रहा था, उसके दौरान उनको ये लग रहा था कि हमारी जितनी इनकम भारत में हो रही है उसका काफ़ी पैसा हमें ये एम्प्लॉयज़ को देना पड़ रहा है। तो ये धीरे धीरे सोचा गया कि यहाँ के लोग जो हैं उनको भी थोड़ा पढ़ाया लिखाया जाए। उसको 2 तरह से लिया जाता है कि पहला तो ये कि जिन लोगों से हम पैसा कमा रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ काम किया जाना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है कि उनको एजुकेट कर देना चाहिए। दूसरा ये कि वो अगर पढ़े लिखे होंगे तो हमारे काम आ जाएंगे। या ब्रिटिशर्स में से कई लोग ये सोचते थे जो अपनी फैमिलीज को यहाँ पे लेके आए, अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, तो उनके लिए स्कूल कॉलेजेस ओपन करना था उनको। तो इन एनी वे द एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक सेटअप जो है वो स्टार्ट हो गया भारत में। उसका बेसिक स्टार्ट अगर हम मानते हैं तो छोटे छोटे ऐसे जैसे 1700s में से स्टार्ट हो गया था। तो उसमें डेक्कन कॉलेज बना, उसमें संस्कृत कॉलेज बना, इवन उसमें जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंडर एक कॉलेज बनाया गया जो सिविल सर्वेंट्स की तैयारी के लिए वो कराया जाता था। बट इसके अलावा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एजुकेशन के लिए कुछ नहीं था। तो 1813 में एक एक्ट जो है एजुकेशन एक्ट पास किया गया। उसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया कि भारत में
जितना भी पैसा भारत के अलग अलग सोर्सेस के जरिए जनरेट किया जाता है, उनमें से 1 लाख रुपया एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? संस्कृत में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, पर्शियन में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। तो अलग अलग जो गवर्नर्स आए, गवर्नर जनरल्स आए, उन्होंने ये देखा कि इसको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, तो 1 लाख रुपया जो फिक्स किया गया था उसको हर साल जमा कर दिया जाता था सेपरेट अकाउंट के अंदर के 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए। बट किसी ने उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि उसको एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनानी पड़ती। उनको ये लगता था कि भारत के लोगों को हम किस तरह से पढ़ाएंगे, तो कोई भी इतना जो कारीगर कोई फॉर्मूला कोई नहीं हो पाया जो एजुकेशन को एस्टैब्लिश कर सके, स्टार्टअप कर सके। तो ये 1835 तक तकरीबन 20-22 साल का समय हो गया। हर साल 1-1 लाख रुपया जमा होता जा रहा है और उस अकाउंट में तकरीबन 20-22 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। और उस समय जो भारत में जो पर्सन एक आया, ही वॉज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 में आए और तकरीबन 1835 तक वो रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक देखा भारत के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर, कि जो ब्रिटिशर्स जितना पैसा कमाते हैं उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा उनके एक्सपेंडिचर में जाता है। और एक्सपेंडिचर किस चीज़ में है? एम्प्लॉयज़ की सैलरी में, एम्प्लॉयज़ के अलग अलग अलाउंस देने के लिए। और उन्होंने अलाउंसेस को या सैलरीज को कम करने की कोशिश की। उसके लिए सबसे बड़ा काम क्या किया कि कई पोस्टें ऐसी थी जो ऐसी क्रिएट की गई थी, उनको सिर्फ पैसा दिया जाता था, लोगों को काम कोई नहीं था, वो उन्होंने खत्म की। पर दूसरा उन्होंने जो एक बहुत बड़ा चीज सोची कि भारत के जो लोग हैं अगर उनको हम एम्प्लॉय बनाएं अपना, तो वो आधे से भी कम पैसा लेके डबल काम कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दी ब्रिटिश एम्प्लॉयज। जो बाहर के देशों से लोग आते हैं, काम करते हैं भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा पैसा उनको जाता है, वो रूल्स रेगुलेशंस के लिए बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ओवर टाइम करेंगे तो डबल पैसा लेंगे। पर भारत के जो लोग हैं उनके अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो लॉर्ड जो विलियम बेंटिक हैं, उन्होंने ये एक बड़ा स्टेप लिया कि जो एजुकेशन सेक्टर के लिए इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है उसको अब यूटिलाइज करना चाहिए। अब एजुकेशन को सेटअप करना है। एजुकेशन को सेटअप करने का तरीका क्या होना चाहिए? कई भारत के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने सोचा हमारा देश है, हमें संस्कृत में पढ़ाई जो कराई जाए, हमें हिंदी में पढ़ाई कराई जाए। बट जो ब्रिटिशर्स हैं, इवन लॉर्ड जो विलियम बेंटिक हैं, उनको भी ये लगता था कि हमें अगर काम लेना है अपनी कंपनीज के अंदर, अपने एरिया के अंदर कोई इन लोगों से काम लेना है, तो इनको इंग्लिश एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। पर सबको इंग्लिश पढ़ाना ये भी मुश्किल बात थी। तो इसके लिए उन्होंने एक लैंग्वेज एक्सपर्ट लॉर्ड मैकॉले उनको इनवाइट किया भारत में। तकरीबन 1833 में वो आ गए। उन्होंने सारे एरियाज का सर्वे किया। उन्होंने देखा कि कैसा एजुकेशन सिस्टम जो है वो चल रहा है। कहीं कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज जो आई हुई थी, उन्होंने अपने क्रिश्चियन स्कूल्स खोले हुए थे, वो लोगों को थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते थे, बट इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो पाया था एजुकेशन। तो इसके अलावा उन्होंने ये देखा कि ये एक बड़ा डिस्प्यूट बनता जा रहा है कि लोग संस्कृत हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं, और जो ज़्यादातर ये देखा गया कि जितने भारत के अमीर लोग हैं, जो हाई क्लास फैमिलीज हम कह सकते हैं, वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए देश से बाहर जा सकें और अच्छा कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करके वो अच्छा पैसा कमा सकें। तो सबको इतनी हायर लेवल की एजुकेशन देना, इंग्लिश एजुकेशन देना, कन्विंस करना, प्रोविजन देना, ये इतना आसान नहीं था। तो इन्होंने लॉर्ड मैकॉले ने ये सारा का सारा इसका एक प्लान बनाया एजुकेशन के लिए। उन्होंने तकरीबन एक फाइनल डिसीजन लिया। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्योरी हम साइंस में बात करते हैं कि जैसे पानी होता है, पानी को हम अगर कुएं में से लेके आते हैं तो उसमें बड़ी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसको पुराने ढंग से अगर देखते हैं तो एक घड़े में डाल दिया जाता था
और उस घड़े के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख कर दिए जाते थे। उसमें एक, हम आजकल हिंदी में अगर बोलेंगे तो एक लाल दवाई या कोई प्योरीफायर डाल दिया जाता था। ऊपर से डालेंगे तो वो दूसरे घड़े के अंदर पानी जो है फिल्टर होके आ जाएगा, उसकी इम्प्योरिटीज कुछ हद तक ऊपर वाले घड़े में सेटल हो जाएंगी। और फिर तीसरा एक घड़ा लगाया जाएगा, दूसरे घड़े में भी थोड़ा सा जो है वो मेडिसिन टाइप मटेरियल डाला जाएगा। तो लास्ट का जो घड़ा है उसमें टोटल फिल्टर्ड वाटर जो है वो आ जाएगा। इसलिए लॉर्ड मैकॉले ने क्या बोला कि जो कॉमन एजुकेशन देना है वो नेटिव लैंग्वेज में होना चाहिए। महाराष्ट्र की है एजुकेशन तो मराठी में कर दो, पंजाब का है तो पंजाबी में कर दो। बट जो एक हायर स्ट्राटा है, जो देश के कुछ लोग जो हैं जो अपर क्लास में माने जाते हैं, उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाए। और उससे क्या होगा कि हर किसी को इंग्लिश पढ़ाना बड़ा मुश्किल था, तो बाहर से टीचर्स आएंगे, वो कुछ लोगों को तैयार करेंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे और उसमें जितना खर्चा कर सकती हैं ब्रिटिश लोग वो करेंगे। उसके बाद में भारत के वो जो लोग पढ़े लिखे लोग एक वो ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा, आगे वो फिर टीचर्स बन जाएंगे और वो आगे चल के लोगों को पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, पढ़े लिखे लोग, इंग्लिश एजुकेटेड लोग जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये एक स्टार्टअप माना जाता है, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया इन पंजाब। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको स्प्रेड करने के लिए, अब देखिए मैकॉले ने जो सिस्टम स्टैब्लिश किया वो बड़ा सही सिस्टम माना गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको पूरी परवानगी दी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। पर धीरे धीरे ये देखा गया कि ये सिस्टम इतना चल नहीं पा रहा, ये फेल हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में जितनी आउटपुट चाहिए थी, जितने लोग पढ़े लिखे मिलने चाहिए थे इतने सालों में, वो नहीं मिल रहे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो सारी की सारी काम उन्होंने किया हुआ था, ठीक है वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, बट जितना सक्सेस लेवल सोचा था वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में 1848 में लॉर्ड डलहौजी, ये एक व्यक्ति थे जिनकी एक बड़ी टेंडेंसी थी मैक्सिमम एक्सपेंशन की। उन्होंने पंजाब को, अवध को या सतारा, नागपुर, सबलपुर, झांसी, इन सबको अपने राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश एक एम्पायर बन गया पूर्ण रूप में। तो अब देखिए इतना बड़ा एम्पायर है, उसको मैनेज करना है, उसमें एम्प्लॉयज चाहिए, वेल क्वालिफाइड चाहिए, इंग्लिश आती होनी चाहिए, इवन पियून भी जो चाहिए उनको इंग्लिश समझ में जरूर आती होनी चाहिए, नहीं तो वो कैसे काम करेंगे। तो इसलिए लॉर्ड डलहौजी के लिए एक सबसे बड़ा काम जो उसके लिए था वो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन पंजाब इन इंडिया था। तो उन्होंने एक एजुकेशन एक्सपर्ट सर चार्ल्स वुड, उनको बुलाया इंग्लैंड से। उनको बोला कि आप सारे एरिया का सर्वे कीजिए जो हमारे अंडर है। तो सर चार्ल्स वुड जो हैं उन्होंने सर्वे किया, लोगों से जा जा के बातचीत भी किया कि आपका एजुकेशन के बारे में क्या विचार है, आप कैसा पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, या क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ये कई लोगों ने बोला कि ये तो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। कई लोगों ने बोला जी स्कूल बहुत दूर पड़ता है, हम अपने बच्चे को नहीं भेज पाएंगे। कईयों ने बोला कि हमारे इतने बच्चे हैं, हम खर्चा नहीं दे पाएंगे। तो इसके अलावा मतलब और भी बहुत सी चीजें थी जो उन्होंने सारी की सारी नोट की। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पे ये चार्ल्स वुड जो आए, उन्होंने एक अपना एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट किया और वो इतना बढ़िया पॉलिसी उन्होंने बनाई। इवन आज तक हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो काफी हद तक ये वुड्स डिस्पैच हम इसको कहते हैं, जो सर चार्ल्स वुड ने एक अपनी पॉलिसी तैयार की, उसको नाम दिया वुड्स डिस्पैच। तो ये 1854 में इसको प्रेजेंट किया, पेश किया और लॉर्ड डलहौजी ने एज इट इज इसको इंप्लीमेंट कर दिया। इसको भारत में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर एक बहुत बड़ा एक्ट पास हुआ था, तो जो ब्रिटिश एम्परर राजा की शक्तियों के ऊपर एक बड़ा कंट्रोल जो है मैग्ना कार्टा के जरिए आया। तो ये एक बड़ा एजुकेशन में जो एक बहुत बड़ा जो चेंज आया, जो उछाल आया, वो वुड्स डिस्पैच के जरिए आया।
अब इसकी क्या क्या खासियत क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे। इसमें सबसे पहले एजुकेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सारे के सारे पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। इसके लिए उन्होंने क्या बात कही कि 5 साल से लेके 12 साल तक जो एज है, उस एज ग्रुप के बच्चे, एनी चाइल्ड, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको स्कूल में जरूर भेजा जाए। दूसरा कि लोग ये कहते हैं कि स्कूल दूर पड़ता है, तो हर एक गांव में प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिए ताकि लोग बड़ी आसानी से अपने बच्चों को स्कूल में भेज सके। तीसरा, प्राइमरी एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी होनी चाहिए कि लड़का लड़की जो भी है उसको प्राइमरी स्कूल में भेजना ही भेजना है, क्योंकि 5वीं तक जो शिक्षा है वो प्राइमरी एजुकेशन हम कहते हैं। अगर उतना भी कोई व्यक्ति पढ़ जाता है तो काफी हद तक अपनी अच्छी जिंदगी जीने के वो काबिल हो जाता है। तीसरा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नेटिव लैंग्वेज में होगी। महाराष्ट्र में जितने स्कूल्स होंगे वो मराठी में, जो इवन हम कर्नाटका की बात करते हैं या केरला की बात करते हैं, उनकी जो उस रीजन की भाषा है उसमें प्राइमरी एजुकेशन जो है उनको दिलाई जाएगी। इसके बाद में एक और भी फैसला इवन जो किया गया था कि प्राइमरी एजुकेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि लोगों के लिए खर्चा भी बहुत बड़ी बात थी, घर में 6-6, 8-8 बच्चे हैं, हर किसी बच्चे को स्कूल में भेजना है तो पैसे बहुत लगेंगे, लोग अवॉइड करेंगे। तो उनको ये मोटिवेट करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए तो प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर दिया गया। इसके बाद में 6ठी से लेके 8वीं तक का इसको मिडिल स्कूल बोला गया, तो ये 3-4 गांव का एक स्कूल होगा। जो 5वीं तक स्टूडेंट पढ़ गए हैं, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं या पेरेंट्स उनको पढ़ाना चाहते हैं, वो 2-3 गांव का एक स्कूल होगा, तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी फीस उसमें शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो मेजर चेंज आएगा उसमें इंग्लिश जो है वो इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इंग्लिश इंट्रोडक्शन मतलब इंग्लिश अब साथ साथ में चलने लग जाएगी। और 8वीं के बाद में जो हम हाई स्कूल की बात करते हैं, 9वीं और 10वीं क्लास, उसमें काफी हद तक और इंग्लिश बढ़ जाएगी। फिर जो हायर सेकेंडरी हम एजुकेशन कहते हैं उसमें काफी ज्यादा इंग्लिश होगी, नेटिव लैंग्वेजेस काफी कम हो जाएंगी। इसके बाद में कॉलेज एजुकेशन, कॉलेजेस जो हैं वो टोटली चॉइस पे बेस्ड होंगे और शहर में एक कॉलेज होगा या 2-2, 3-3 शहरों का एक ही कॉलेज होगा। और कॉलेजेस में स्ट्रीम चूज करने के लिए पूरा अधिकार होगा कि सोशल साइंसेस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, इवन साइंसेस के लिए, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस के ऊपर बेस्ड होगा और ये सारा का सारा टोटली इंग्लिश में होगा। इसके अलावा एजुकेशन को संभालना है, हर गांव में स्कूल है, स्कूलों को खर्चा देना है और स्कूलों के अंदर जो टीचर लगाएंगे वो कौन होंगे। टीचर्स जो हैं, अब देखिए बच्चे को पढ़ाना, छोटे बच्चे को स्पेशली पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। छोटे बच्चे कभी कैसा मन बनाते हैं, कभी कैसा मन बनाते हैं, उनको आप ना तो मार पिटाई कर सकते हैं, ना आप ऐसे कभी प्यार से कभी पढ़ा सकते हैं, कभी वो नहीं मानेंगे। तो एक टैक्ट होता है जिससे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनके लिए एक एलिमेंट्री ट्रेनिंग होगा जिसमें टीचर्स जाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे कि बच्चों को कैसे अपने इम्प्रेस करना है एजुकेशन के लिए, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको काबू में कैसे रखना है। और जो टीचर्स लगेंगे उनको ये ना लगे कि हमें पढ़ा के क्या मिलता है, क्योंकि पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स घर से चाहते थे, कोई रोटी ले जाता, कोई अपने घर से दाल, कोई ऐसे घी ले जाता था, टीचर्स को दे देते थे। बट अदरवाइज टीचर्स के लिए कोई इंसेंटिव और कुछ नहीं था। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, इनके समय पे, खासकर वुड्स डिस्पैच के समय पे, सैलरी फॉर द टीचर्स ये रखा गया कि कोई भी व्यक्ति जो टीचिंग का काम करेगा स्कूलों में या आगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको सैलरी जरूर दिया जाए। तीसरा, अगर कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनका काम कैसे है, उनकी भी तो इंस्पेक्शन करनी चाहिए, वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक इस्टेब्लिश होना चाहिए।
एक एक स्टेट का एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, जैसे पंजाब का है, केरला का है, तो ऐसे ये डिपार्टमेंट जो है, इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी होने चाहिए। डायरेक्टर जो होगा वो एक ब्रिटिशर होगा, एक हायर ऑफिशियल होगा। उसके बाद में डेप्टी डायरेक्टर्स होने चाहिए जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एजुकेशन को मॉनिटर करेंगे। इसके बाद में इंस्पेक्टर्स भी होने चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 इंस्पेक्टर्स होने चाहिए, एजुकेशन इंस्पेक्टर, जो अलग अलग समय पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जा जाके इंस्पेक्शन करें कि क्या एजुकेशन का काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या टीचर्स सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है, क्या स्कूलों की बिल्डिंग जो है सही ढंग से काम कर रही है, क्या बिल्डिंग में कोई चीज़ें जो है बदलने वाली हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, वो सारा कुछ जो सॉर्ट आउट करेंगे वो एजुकेशन इंस्पेक्टर्स करेंगे। तो ये जो है ये वुड्स डिस्पैच काफ़ी हद तक चलता गया, आगे भी बढ़ा, बट धीरे धीरे हर चीज़ जो है हम ये मानते हैं इस बात को कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी चीज़ को अपग्रेड करना बड़ा ज़रूरी होता है। एजुकेशन सिस्टम जो चल पड़ा, स्टार्ट हुआ, बहुत बढ़िया रहा, बट धीरे धीरे इसमें भी डाउनफॉल आने लगा। पढ़े लिखे व्यक्ति जितना आउटपुट निकलना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए 1881 में हंटर कमीशन बुलाया गया भारत में। उन्होंने भी सारा सर्वे किया कि वुड्स डिस्पैच की इतनी अच्छी अच्छी कंडीशंस थी, उनको क्यों नहीं लागू किया गया, क्यों बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लोगों से पूछा, लोगों ने क्या बताया कि एक रिलीजन जो है हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था कि हिंदू लोग मुस्लिम्स के साथ में बैठ के नहीं पढ़ना चाहते हैं, कि हम मुसलमानों के साथ में नहीं बैठना चाहते हैं, तो एक स्कूल होगा तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। इसके अलावा ये देखा गया कि लोग लड़कियों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। उसका कारण पूछा गया तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला, हम अपनी लड़कियों को लड़कों के साथ बिठा के पढ़ाएंगे, ये नहीं हम होने देंगे। तो मतलब ये भी एक बड़ी अड़चन पड़ गई कि लड़कियां सिर्फ इसीलिए स्कूल नहीं जाएंगी कि वहां पे लड़के पढ़ते हैं। तो हंटर कमीशन जो है, इन्होंने एक सबसे जो इम्प्रेसिव काम किया भारत के अंदर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, कि एक तो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग स्कूल्स बनवा दिए लड़कों के लिए। देन उन्होंने लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल्स बनवाए। इवन ये भी देखा गया कि लड़कियों के लिए कुछ स्कूल्स जो बिल्कुल सेपरेट थे, स्पेशली गर्ल्स के स्कूल थे, इवन उसमें भी लड़कियां नहीं आ रही हैं। पेरेंट्स को पूछा गया तो पेरेंट्स ने ये बोला कि लड़कियों की हमने शादी करनी होती है, इनकी पढ़ाई पे इतना खर्चा करेंगे तो हम दहेज में क्या देंगे। तो इट मीन्स गर्ल्स के लिए लोग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते थे। तो अगर लड़कियों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना है तो उनके लिए सेपरेट स्कूल्स प्लस फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने का काम किया जाना चाहिए। इस बात को समझा हंटर कमीशन ने और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। काफ़ी हद तक गर्ल्स के स्कूल सेपरेट बनाए गए। इवन कलकत्ता के अंदर एक गर्ल्स का मेडिकल कॉलेज भी बनवाया गया कि लड़कियों को साइंस एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत ना आए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इसके बाद में सिस्टम चल रहा है। कॉलेजेस जो हैं, कॉलेजेस क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग में हमारे कॉलेजेस होते थे, जैसे अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो लाहौर में 1869 में पहला कॉलेज बना, जो हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। तो ये हमारे जितने भी कॉलेजेस थे भारत में, आप हम सब जानते हैं कि कोई भी कॉलेज होगा तो वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में ज़रूर एफिलेटेड होगा। तो पहले जितने भी कॉलेजेस थे हमारे देश के अंदर 1857 से पहले, वो सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ में, इवन ऑक्सफोर्ड के साथ में हम कह सकते हैं कि वहाँ से एफिलेटेड थे। तो एफिलेशन जिस कॉलेज के साथ या जिस यूनिवर्सिटी के साथ में होती है तो वहाँ राब्ता होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए लगातार। इतना दूर होगा तो कांटेक्ट नहीं है, डिग्री का बड़ा मुश्किल होता था। तो भारत के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी 1857 में। तो इनमें ये कोशिश किया गया कि तीनों डायरेक्शंस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
वो बना दी जाए। उसमें बॉम्बे की यूनिवर्सिटी और कलकत्ता की यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पॉपुलर रही हैं। इवन हम अगर नॉर्थ इंडिया की पूरी बात करते हैं, इवन ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है, जो आजकल हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये भी जो लाहौर से शुरू हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज, उसको 1889 में पंजाब यूनिवर्सिटी बना दिया था। फिर 1954 में ये चंडीगढ़ के अंदर ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई। तो ये भी बेसिकली जब ये कॉलेज था तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएटेड था। तो अब यूनिवर्सिटीज कैसे करेंगी, यूनिवर्सिटीज का क्या रोल है? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन जो है, ये जब भारत में आए, इन्होंने दो बड़े मेजर काम किए थे भारत में। एक तो इन्होंने ये देखा कि आए दिन जहाँ कहीं इनकी बिल्डिंग्स बनाने का काम हो रहा है अंग्रेज़ों की, तो वहाँ पे मजदूर जब खुदाई करते हैं तो बहुत सी प्राचीन चीज़ें मिल रही हैं। तो वो पता चलता है टेस्टिंग के बाद में कि वो कई कई हज़ारों साल पुरानी है। तो लॉर्ड कर्जन ने ये महसूस किया कि भारत का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, ये जो प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री हमें मिल रही है उसको हमें एक डिपार्टमेंट उसके लिए बनाना चाहिए। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश कराया 1904 में। दूसरा जो काम किया लॉर्ड कर्जन ने, एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, स्पेशली हायर एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, कि कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है वो टोटली यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कनेक्टेड होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ जो है, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट बना दिया गया 1904 में। इसमें क्या किया गया कि एक यूनिवर्सिटी होगी, उसके अंडर कई जो कॉलेजेस हैं उस एरिया के वो एफिलेटेड होंगे, और वो यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाया जाएगा। स्टडीज को, स्टडी के सिलेबस को, स्टडी का एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सारा कुछ डिस्कस करने के लिए, सेटल करने के लिए बोर्ड बनाए जाएंगे जिनको बोर्ड ऑफ स्टडीज कहा जाएगा। इवन ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये आगे ग्रांट्स भी प्रोवाइड कराएंगी कॉलेजेस को, और कॉलेजेस में क्लासेस कैसी होनी चाहिए, 4 ईयर कोर्स होना चाहिए, 5 ईयर कोर्स होना चाहिए, या क्या सिलेबस होना चाहिए, पेपर एग्जामिनेशन कब होनी चाहिए, पैटर्न कैसा होना चाहिए, उनकी इवैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए, सारे रिजल्ट्स, डिग्री की इशू करना, ये सारा काम यूनिवर्सिटीज़ को देना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो है एक्ट एक बनाया गया 1904 में। उसके बाद में इवन यूजीसी, यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन, कि यूनिवर्सिटी का तो हमने काम बता दिया कि ये काम करेंगे, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होंगे, उसके अंदर मेंबर होंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, यूनिवर्सिटी को मेंटेन करना है, यूनिवर्सिटी आगे कॉलेजेस के ऊपर चेक रखेगी, पूरा एजुकेशन को मॉनिटर करेगी, कंट्रोल करेगी। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी तो खर्चा चाहिए, या यूनिवर्सिटीज़ अपना काम ठीक से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। तो उनके ऊपर एक कमीशन इस्टेब्लिश कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। ये भी 1904 में ये कमीशन जो है इम्प्लीमेंट हुआ, और ये कमीशन जो है ये सरकार की एक बॉडी बना दिया गया। तो ये सरकार की एक ऐसी एसोसिएशन थी जिसके पास अपनी ग्रांट्स होती थी। ये टाइम टू टाइम जैसे यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिक्वायरमेंट देती थी तो ये यूजीसी उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करता था, और यूजीसी के बाद में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये फिर आगे सारा का सारा उन ग्रांट्स को मैनेज करती थी, और एजुकेशन का स्टेटस, स्टैंडर्ड, सिस्टम, ये सारा का सारा यूनिवर्सिटीज़ के हाथों में होता था। इसके बाद में सैडलर कमीशन, ये सैडलर कमीशन 1917-1919 2 सालों में इसको डिस्कस किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस कमीशन में ये देखा गया कि भारत में प्रोफेशनल एजुकेशन की जो है वो कमी है। प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये सारा का सारा अलग अलग हायर एजुकेशन के लिए जो काम है ये सैडलर कमीशन के अंडर किया गया। फिर आगे चल के 1944 में सार्जेंट कमीशन एक बुलाया गया भारत में, जो एजुकेशन को अपग्रेड करेंगे कि कॉलेजेस कैसे होने चाहिए, कॉलेजेस में किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इवन डिप्लोमा कोर्सेज, जो हम बात करते हैं 1 ईयर कोर्सेज की बात करते हैं, 3 ईयर कोर्सेज की बात करते हैं।
तो इनके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो ये सारा का सारा काम जो है ये सार्जेंट कमीशन डिसाइड करेंगे। तो रिसर्च वर्क के बारे में इसमें बातचीत की गई, बट ये सार्जेंट कमीशन 1944 में बन के तैयार तो हो गया, पर इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि घटना तो नहीं कह सकते, बट एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हो गया, आज़ादी की लड़ाई। भारत में तकरीबन 1942 से ये जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट से स्टार्ट हम कह सकते हैं, तो 1944 तक वो पूरे पीक पे था। और 1947 में हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको भारत बिल्कुल छोड़ना पड़ा। उससे पहले ही काफ़ी हद तक उनका यहाँ पे स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गया था, उनको लग रहा था कि वो यहाँ नहीं रह पाएंगे, सारे डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। तो एजुकेशन के लिए जो नई पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का उनके पास में टाइम नहीं था। हाँ, सार्जेंट कमीशन लगा ज़रूर भारत में, बट ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो जो जो पैटर्न्स उन्होंने डिसाइड किए हुए थे उस पैटर्न के अंदर, उस पैटर्न के हिसाब से हायर एजुकेशन के लिए बहुत से काम जो है वो किए गए थे भारत में, पंजाब में। थैंक यू।